रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम जो हमने पढ़ा उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस आई। स्टेबिलिटी ऑफ एटम उसने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। अगर हम देखेंगे उसको कहा गया कि भाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट फॉलिंग इनटू द न्यूक्लियस, उसने कहा क्या इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टैटिक बट दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड देयर इज अ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच अलाउज द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव अराउंड द nucleus, and that centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction between the nucleus and the electrons। और इस centripetal force की वजह से एक virtual force create होता है which is pulling the electron outwards, ठीक है ना, that is known as the centrifugal force। और वो centripetal force और centrifugal force balance होता है और net force on the electron क्या होता है zero, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं जाता है। लेकिन still इसको क्वेश्चन रेज हुआ रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। वो क्वेश्चन क्या था, एक थ्योरी दी गई है दैट इज गिवन बाय जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने आई थिंक 1856 में एक थ्योरी दी गई एंड दैट थ्योरी इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट हमें क्या बताता है कि व्हेनेवर यू आर हैविंग एनी चार्ज्ड पार्टिकल वेदर इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड और अ नेगेटिवली चार्ज्ड एंड इफ इट इज अंडर एक्सेलरेशन, और जब वो एक्सेलरेशन में होगा व्हाट विल हैपन, वो इमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो कैरी करती है एनर्जी। इसका मतलब है जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेंगे तो उसको क्या होगा, दे विल लूज एनर्जी। सो दीस चार्ज्ड पार्टिकल्स व्हिच आर अंडर एक्सेलरेशन एज पर द जेम्स क्लर्क मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दे विल इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड दे विल लूज एनर्जी एंड व्हेन दे विल लूज एनर्जी दे विल स्लो डाउन। क्लियर? लाइकवाइज इसी थ्योरी को इसको बताया गया कि अप्लाई इट ऑन द एटम। अगर हम एटम पे इसको अप्लाई करेंगे, अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है ना, तो क्या ये अंडर एक्सेलरेशन में है या नहीं है, तो यस इट इज अंडर एक्सेलरेशन। कैसे, अगर हम बताएंगे कैसे अंडर एक्सेलरेशन है, क्योंकि एट इसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है बट एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, है ना, इसकी डायरेक्शन हर यहाँ पे इट विल बी टेंजेंट टू द सर्कल, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इट विल बी टेंजेंट टू द सर्कल, बट एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। सो व्हेन इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन इट मींस इट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी एंड व्हेन इट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी इट मींस इट इज अंडर एक्सेलरेशन। और जब ये अंडर एक्सेलरेशन होगा तो व्हाट विल हैपन, it should emit electromagnetic radiations, and when it should emit electromagnetic radiations what it will go, it will lose energy, and when it will lose energy it will slow down and it should follow a spiral path and ultimately it should fall into the nucleus and this should happen within 10 to the power minus 8 seconds। कहा गया है कि ऐसा अगर होगा तो इट शुड हैपन विद इन 10 टू द पावर माइनस 8 सेकंड्स। लेकिन अगर हम देखते हैं ये जो यूनिवर्स है इट इज क्वाइट स्टेबल। ये यूनिवर्स जो है हम लिविंग बीइंग जो है या नॉन लिविंग बीइंग जो है, जो भी इस वर्ल्ड में है, इस यूनिवर्स में है, इट इज मेड अप ऑफ एटम्स, इट इज मेड अप ऑफ एटम्स और एटम्स क्वाइट स्टेबल है ना। तो इसका मतलब है एटम अगर स्टेबल है, अगर एटम स्टेबल नहीं होता है एज पर द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम दिस यूनिवर्स वुड नेवर हैव एग्जिस्टेड। क्लियर? सो इट इज एग्जिस्टिंग, इट मींस एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, इट मींस दैट दिस इज नॉट हैपनिंग एक्चुअली। ये इलेक्ट्रॉन फॉल न्यूक्लियस में नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या कंक्लूड किया गया कि देयर लाइज सम इनहेरेंट डिफेक्ट इन रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। क्लियर? एंड दैट वाज द मेन लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। और सेकंड लिमिटेशन इसकी क्या पड़ गई, इसने बताया कि ये जो है ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, से ऑर्बिट्स के इर्द-गिर्द है। इसने ये नहीं बताया कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनकी एनर्जी क्या होती है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया। वन मोर थिंग अबाउट द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसको हमें पढ़ना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ना भी है। इसने कहा एज पर दिस मॉडल ऑफ एटम एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए बिकॉज इट शुड इमिट रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, हर कोई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इमिट करना चाहिए। लेकिन जब देखा गया ऑनवर्ड्स पाया गया ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस। इंशाल्लाह लिमिटेशंस को क्लियर किया गया लेटर ऑन बाय द नील्स बोहर by giving his putting forward his model of atom known as Niels Bohr model of atom।